लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। राजस्थान में एक ऐसा किला है जहां दिन ढलते ही इंसानों की एंट्री बंद हो जाती है। कहानी चली आ रही है कि सूरज ढलने के बाद जो भी यहां गया वो वापस नहीं आ पाया। दिन के उजाले में ये जगह बस एक पुराना खंडहर नजर आती है, लेकिन शाम को जैसे जैसे अंधेरा होता है माहौल बदल जाता है। दिन की चहल पहल वीरान सन्नाटे में बदल जाती है। किले के मेन गेट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में एंट्री बैन है। अब ये नियम क्यों है? भारत में सैकड़ों किले हैं, हजारों स्मारक हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पर ये वाला रूल लिखा हुआ दिखता है। अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो रात में आने जाने से रोक क्यों है? ये जो जगह है मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। तो क्या है भानगढ़ किले का रहस्य? क्यों है ये भारत का सबसे बदनाम और सबसे रहस्यमय किला? लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। कोई कहता है कि मंदिर से घंटियों की आवाज आती है, तो कोई कहता है कि महलों में परछाइयां चलती हैं। कुछ ये भी दावा करते हैं कि जिसने भी यहाँ रात को रुकने की कोशिश की वो या तो बीमार पड़ गए या उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई। इन कहानियों ने ही भानगढ़ को एक डरावनी पहेली बना रखा है। अगर भानगढ़ सच में डरावना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे भूतिया कहने से क्यों बचता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको भानगढ़ किले की पूरी कहानी और इसकी मिस्ट्री से रूबरू कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात मैं वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि भानगढ़ का किला डर के लिए नहीं बना था। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये किला बनाया गया था सेफ्टी के लिए। भानगढ़ की स्थापना 1573 में राजा भगवंत दास ने की थी, जिनके दो बेटे थे। बड़े पुत्र मान सिंह थे। मान सिंह जो हैं वो मुगल सम्राट अकबर के बहुत ही फेमस सेनापति थे, और दूसरे पुत्र माधो सिंह थे। भगवंत दास ने भानगढ़ की नींव अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के रहने के लिए की थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया और शासन किया। माधो सिंह ने नगर का नाम अपने दादा भान सिंह के नाम पर रखा, और यहीं से इस किले का नाम पड़ गया भानगढ़। भानगढ़ को बसाने के पीछे का रीजन भी कोई टोना टोटका नहीं था, बल्कि इसकी ज्योग्राफी थी। यह किला अरावली माउंटेन्स के बीच में बनाया गया, जहां से आसपास के इलाकों पर नजर रखना आसान था। यह इलाका आमेर से आगरा की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ता था, जिससे ट्रेड और मिलिट्री की आवाजाही दोनों पर कंट्रोल किया जा सकता था और दोनों पर निगरानी रखी जा सकती थी। इसी खासियत के चलते भानगढ़ एक किला तो बन गया, इसके साथ ही साथ ये एक पूरी सिटी बनकर भी उभरा। यहाँ महल बनाए गए, बाजार बसाए गए और कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। भानगढ़ का महत्व इसलिए भी था क्योंकि ये आमेर राज्य की एक फॉरवर्ड पोस्ट की तरह काम करता था, जो सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता था। यह किला वास्तव में मंदिरों, महलों और कई द्वारों से बना हुआ एक छोटा सा शहर है। पहाड़ की तलहटी में एक विशाल भूभाग में फैला हुआ है, लेकिन अपनी खूबसूरती और यहाँ का जो सीनरी है उसके बावजूद ये किला कई रहस्यमयी कहानियों से घिरा हुआ है। और 1783 तक आते आते ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया था। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि लोग इस शहर को अचानक छोड़कर चले गए? क्या ये सिर्फ अचानक हुआ कोई डिस्ट्रक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेस थी? और क्या इस खालीपन ने ही भानगढ़ को डर की कहानियों का घर बना दिया? इन सब बातों को समझने के लिए हमें उन कहानियों से भी गुजरना होगा जो बताती है कि कैसे भानगढ़ वीरान हो गया। भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली कहानी एक तांत्रिक और एक रानी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है। लोक कथाएं कहती हैं कि इस तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था। ये काले जादू और तंत्र विद्या का एक्सपर्ट था। कहा जाता है कि भानगढ़ की रानी अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, और यही पॉपुलैरिटी तांत्रिक को उनकी ओर खींच लाई। कथा कहती है कि तांत्रिक ने रानी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए एक जादुई इत्र का सहारा लिया। उसने बाजार में इत्र बेचने वाले का रूप धारण किया और ऐसा इत्र तैयार किया जिसके इस्तेमाल से रानी उस पर मोहित हो जाती। लेकिन लोक कथा कहती है कि रानी साधारण नहीं थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल को भांप लिया और इत्र को जमीन पर एक पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक से टकराया और मौके पर उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये नगर उजड़ जाएगा और यहाँ कोई सुख शांति से नहीं रह पाएगा। अब ये कहानी जितनी डरावनी सुनाई देती है, सवालों से भी उतनी ही भरी हुई है। हिस्टोरियन साफ तौर पर कहते हैं कि इस कहानी का भी कोई लिखित हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता, ना तो राजपूतों की वंशावली में, न मुगल काल के दस्तावेजों में, और ना ही उस दौर में आए विदेशी यात्रियों के क्रॉनिकल्स में।
माना जाता है कि यह कहानी बस पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आई और टाइम के साथ इसमें डर और मिस्ट्री के रंग और गहरे होते चले गए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के श्राप वाली जो कहानियां हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया भर के कई जो उजड़ चुके शहर हैं उनके साथ भी ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं। जब लोग नहीं समझ पाते कि इस जगह का डिक्लाइन क्यों हुआ होगा तो वो ऐसी ही कहानियों से जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। भानगढ़ के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। शहर उजड़ गया, लोग चले गए और पीछे रह गया इंफॉर्मेशन का अकाल। इसी अकाल ने तांत्रिक की इस कहानी को इतना पॉपुलर कर दिया कि आज भी कई लोग इसे सच मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि भानगढ़ के साथ सिर्फ यही एक कहानी नहीं है, इस तरह की एक और कहानी चलती है। ये कहानी एक साधु से संबंधित है जिनका नाम लोक परंपरा में गुरु बालूनाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि भानगढ़ बसने से पहले ही इस क्षेत्र में गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। ये जगह तब शांत, एकांत और साधना के लिए काफ़ी परफेक्ट मानी जाती थी। जब राजा माधो सिंह ने यहाँ किले और नगर का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया तो उन्होंने साधु से इजाज़त मांगी, क्योंकि उस समय राजाओं के लिए संतों और साधुओं का आशीर्वाद पॉलिटिकल तो था ही, साथ ही साथ सोशल रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। लोक कथा के हिसाब से गुरु बालूनाथ ने शहर बनाने की इजाज़त दे दी, लेकिन एक सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा कि किले या महल की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके यहाँ पर पड़े। राजा ने उनकी इस शर्त को मान लिया और शुरुआत में जो डेवलपमेंट हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ वो इसी रूल के हिसाब से हुआ। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चलता रहा और भानगढ़ एक बड़े शहर के तौर पर डेवलप होता रहा। लेकिन जैसे जैसे शहर बड़ा हुआ तो भानगढ़ के अगले राजा अजब सिंह ने एक महल को इतना ऊंचा बना दिया कि उसकी छाया गुरु बालूनाथ के आश्रम तक पहुंच गई। जैसे ही ये शर्त टूटी, साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही ये शहर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद देखते ही देखते भानगढ़ बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। इस कथा को लोग अक्सर पहले श्राप यानी तांत्रिक की कहानी के साथ जोड़कर देखते हैं, जिससे भानगढ़ पर दोहरे श्राप की इमेज बन जाती है। लेकिन यहाँ भी हिस्ट्री से वही सवाल खड़े होते हैं जो पहली कथा में थे। इन साधु के अस्तित्व या इस शर्त से जुड़े किसी भी समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज का कोई जिक्र नहीं मिलता। ना ही किसी अभिलेख में ये बात दर्ज है कि किसी निर्माण की छाया पड़ने से शहर का डिस्ट्रक्शन हो गया। असल में कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जब भानगढ़ का डिक्लाइन हुआ तो लोगों ने समझने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्यों हुआ। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल, जंग और इकोनॉमिक डिक्लाइन, ये जो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स रीज़न है, ये आम लोगों की समझ में आना आसान है नहीं। ऐसे में ये जो श्राप की कहानी है ये ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन क्या सच में किसी साधु के श्राप से एक पूरा नगर उजड़ सकता है? यही सवाल हमें भानगढ़ की असली कहानी की ओर ले जाने लगता है। अगर भानगढ़ के डिक्लाइन को समझने के लिए आप हिस्ट्री की हेल्प लें तो ज़्यादा सटीक तस्वीर मिलती है। 17वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी की शुरुआत तक नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉलिटिकल उथल पुथल थी। मुगल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था और इसी कमज़ोरी के बीच छोटे राजपूत राज्यों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आमेर यानी आज का जो जयपुर है, जिसके अधीन भानगढ़ आता था, वो भी इस इंस्टेबिलिटी से प्रभावित हुआ। अब देखो, होता क्या है कि जब सेंटर की सत्ता डगमगाती है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर पर जो शहर होते हैं उनकी सेफ्टी, उनकी इकोनॉमी, इन पर सबसे पहले असर पड़ता है। भानगढ़ के साथ भी यही हुआ। यह आमेर के बॉर्डर पर बसा हुआ शहर था जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंस है यही खतरे में बदल गई थी। राजा माधो सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह यहाँ के राजा बने। लेकिन हुआ ये कि अचानक एक दिन उनकी किसी ने ब्रूटल हत्या कर दी, जिसके बाद माना जाने लगा कि ये किला ठीक नहीं है। राजा छत्र सिंह के बाद जब अजब सिंह ने गद्दी संभाली तो इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया फोर्ट बनवाया जिसे अजबगढ़ का किला कहते हैं। यह किला भी उसी रास्ते पर पड़ता है जहां भानगढ़ का किला है। इसी दौरान ये इलाका कई बार मिलिट्री कैंपेन्स और टकरावों की जद में भी आया। इन सब के चलते धीरे धीरे लोगों ने इस शहर को छोड़ना शुरू कर दिया और भानगढ़ वीरान हो गया। इसके अलावा एक बात यह भी हुई कि भानगढ़ जिस ट्रेड रूट पर पड़ता था वो रास्ता बदल गया। जो रास्ते कभी भानगढ़ से होकर गुजरते थे वो टाइम के साथ दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। अब नए नए शहर उभरे, नए सेंटर बने तो भानगढ़ इन नेटवर्क से कटता चला गया। जब किसी शहर का ट्रेड खत्म होता है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक रूप से नहीं बल्कि सोशल रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। लोग रोज़गार के लिए माइग्रेट करने लगते हैं और बस्तियाँ खाली होने लगती हैं। इन सभी में 1780 के दशक में जो सूखा आया उसने भानगढ़ को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। पानी की कमी से लोगों ने इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो किला जिसे एक राजा ने अपने बेटे के लिए बनवाया था, जहाँ पर हज़ारों लोगों का आना जाना लगा होता था, वो पूरी तरह से वीरान हो गया।
यहीं से समझ में आता है कि भानगढ़ का डिक्लाइन किसी भूत या तांत्रिक की वजह से नहीं, बल्कि हिस्ट्री की मार से हुआ। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं होता। अगर सब कुछ इतना लॉजिकल है, तो फिर आज भी लोग यहाँ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? क्यों खंडहरों के बीच खड़े होकर मन में डर आ जाता है? शायद इसका जवाब भी हिस्ट्री से ज़्यादा इंसानी दिमाग में छिपा है। जब लोग भानगढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ कुछ उन्हें अजीब सा फील हुआ, तो ये एक्सपीरियंस हमेशा किसी आत्मा या भूत की मौजूदगी का सबूत नहीं है। असल में भानगढ़ जैसे खंडहर इंसानी दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं। टूटी हुई दीवारें, बिना छत के महल, खाली मंदिर और चारों तरफ दूर दूर तक फैला सन्नाटा, ये दिमाग को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देता है। हमारा जो माइंड है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट या फिर जो परिचित जगह होती है उनमें अपने आप को सेफ महसूस कराता है। लेकिन जब वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर लाइफ के जो साइंस हैं वो अचानक खत्म हो जाते हैं, तो अपने आप डर पैदा होने लगता है। भानगढ़ में हवा जब खंडहरों के बीच से गुजरती है तो अजीब अजीब आवाज़ें पैदा करती है। अक्सर ये आप जंगलों में भी फील करोगे। कभी ये आवाज़ किसी के चलने जैसी लगती है, कभी फुसफुसाहट से। इसे साउंड इल्यूजन कहते हैं, जहाँ दिमाग बहुत ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से पूरा कर देता है। दिन के टाइम पर ये आवाज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं लगती क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, ज़्यादातर लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, रोशनी कम होती है, तो दिमाग हर साउंड को ऐसा दिखाता है जैसे आसपास कोई खतरा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, डर की कंडीशनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर जो लोग भानगढ़ आते हैं वो पहले ही इसके बारे में डरावनी कहानियाँ सुन चुके होते हैं। जब दिमाग पहले से मान ले कि जगह भूतिया है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ को उसी नज़र से देखता है। किसी पत्थर के गिरने की आवाज़ भी कदमों की आहट तकने लगती है। साइकोलॉजी में इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, जहाँ इंसान वही एक्सपीरियंस करता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। फिर अंधेरा जब हो जाता है तो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। रोशनी कम होने पर इंसान की देखने की ताकत तो वैसे भी कम हो जाती है और दिमाग देखने की बजाय गेस करने लग जाता है कि आगे क्या है। इस तरह भानगढ़ में फील होने वाला हॉरर एक्सपीरियंस ज़्यादातर मामलों में साइकोलॉजिकल होता है और वहाँ के माहौल और पहले से बनी चीज़ों से डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये सब कुछ साइकोलॉजी है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंट्री पर बैन क्यों लगा रखी है? क्या वो भी डरता है? क्या इसके पीछे भी कोई और वजह है? भानगढ़ की मिस्ट्री को सबसे ज़्यादा हवा देने वाली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वही बोर्ड है। इसका ये नोटिस साफ शब्दों में कहता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में या इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करना मना है। आम लोगों के मन में यही बोर्ड है जो सबसे बड़ा सबूत बन जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब इस नियम को डर की बजाय आप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से देखोगे तो इसकी वजह ज़्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल दिखाई देंगी। भानगढ़ असल में खंडहर है और खंडहर समय के साथ जो होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है। आज भी भानगढ़ की कई इमारतों की छतें गिर चुकी हैं, दीवारों में दरारें हैं और ज़मीन जो है वो उबड़ खाबड़ है। दिन में इन खतरों को आप बहुत आसानी से देख पाओगे, ट्रेस कर लोगे, इस वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन रात के टाइम पर ऐसे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। एएसआई की जिम्मेदारी सिर्फ उस स्मारक की रक्षा करना थोड़ी है, बल्कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी सेफ रहें, इसको भी सुनिश्चित करना है। अगर अंधेरे में कोई घायल हो जाए या किसी ढांचे के गिरने से हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर आती है। इसके अलावा भानगढ़ का जो इलाका है वो जंगल और पहाड़ियों के काफ़ी करीब है। रात के टाइम पर जंगली जानवरों की आवाजाही बहुत नॉर्मल बात है। सांप, सियार या दूसरे जानवर खंडहर में छुप सकते हैं जो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में रात में एंट्री रोकना एक नॉर्मल सुरक्षा उपाय है, ना कि किसी भूत वगैरह की एक्सेप्टेंस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एएसआई ने कभी भी ऑफिशियली भानगढ़ को हॉन्टेड या भूतिया घोषित नहीं किया। किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वेबसाइट या फिर नोटिस में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता। ये शब्द ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स, लोक कथाओं और टूरिज्म से जुड़ी सनसनीखेज कहानियों से आया है। तो दोस्तों ये थी कहानी भानगढ़ के किले की। अब आपको एक किला जो है वो बहुत भूतिया नहीं लग रहा होगा, भयानक नहीं लग रहा होगा। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कभी भानगढ़ में ऐसा एक्सपीरियंस मिला है तो ये भी मुझे बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।